हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम मध्यकालीन भारत के 20 क्वेश्चंस को क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और प्रतिदिन ये क्लास आप लोगों के लिए रहेगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर करेंगे या वीडियोज़ को शेयर करेंगे तो और भी कंटेंट आप लोगों को हम मोटिवेट होंगे बनाने के लिए और आपके लिए क्या करेंगे, अवेलेबल कराएंगे। तो आज की जो क्लास है, जिसमें हमने जो क्लास में थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है किसका, मिडाइवल हिस्ट्री का, मध्यकालीन भारत का। और उस मध्यकालीन भारत में आज हम 20 क्वेश्चंस का क्या करेंगे, फुल टू एनालिसिस करेंगे और प्रतिदिन 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, तुर्कों ने राजपूतों के किले को ध्वस्त करने के लिए निम्न में से किस यंत्रों का प्रयोग किया। क्योंकि तुर्क आक्रमणकारी भी भारत में आए, हमने मध्यकालीन भारत में देखा, तो उसमें उन्होंने कौन से यंत्रों का प्रयोग किया गया था। उसका सही आंसर है ए और दो, दोनों। मतलब इन्होंने पहला यंत्र यूज किया था मजनिक और दूसरा यंत्र कौन सा यूज किया था बेटा, अरादा, जिसको क्या बोलते हैं, अरादा बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, महमूद गजनबी ने भारत की समृद्धि को पूर्णतः समाप्त कर दिया तथा ऐसा आश्चर्यजनक उत्पीड़न किया जिससे हिंदू जाति क्या हो गई, त्रस्त हो गई। यह कथन किसका है। तो इस आंसर को करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि महमूद गजनबी कौन था। महमूद गजनबी जो था वो हमारे इतिहास में एक वंश था, गजनबी वंश। गजनबी वंश का शासक था। इसका जो बोल सकते हैं हम, किसने भारत पर कई तरीके के आक्रमण किए। हमने कई बार एग्जाम में देखा है कि भारत पर 17 बार इसमें आक्रमण किए थे। यहाँ पे देखो बेटा, कुछ कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि महमूद गजनबी के 12 आक्रमण थे, लेकिन एक इतिहासकार थे जिनका नाम था क्या, विलियम इलियट। विलियम इलियट ने क्या कहा था, विलियम इलियट ने कहा था कि महमूद गजनबी ने कुल टोटल कितने आक्रमण किए थे, 17 आक्रमण किए थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण आक्रमण उसका क्या था, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर को हम आगे के एमसीक्यूज में देखेंगे कि उसने कब लूटा, किस तरीके से लूटा। कई तरीके के उसके आक्रमण थे महमूद गजनबी के। तो यह जो बात है, यह किसने कही थी, यह महमूद गजनबी के जो खास मित्र थे या कवि बोल सकते हैं, अल-बरूनी के थे। अल-बरूनी सन 1017 से लेकर 1020 तक जो वर्तमान श्रीलंका है वहाँ घूमने आया था और वहाँ से महमूद गजनबी को क्या हुआ था, वह प्राप्त हुआ था। वहाँ से महमूद गजनबी उसको क्या किया था, अपने साथ ले आया था और वो महमूद गजनबी के साथ क्या रहा, हमेशा रहा। इसके बाद हम देखते हैं किसके बारे में, जियाउद्दीन बर्नी। अगला जो हमें दिख रहा है, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी जो कवि थे वो हम देखेंगे तुगलक वंश के एक शासक थे जिनका नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या थे, जियाउद्दीन बर्नी थे। इनकी एक रचना बहुत फेमस है बेटा, जिसको बोला जाता है क्या, तारीख है फिरोज शाही। तारीख है फिरोज शाही के लेखक कौन थे, जियाउद्दीन बर्नी थे। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी इस बुक में बलवन से लेके, किसके बारे में, बलवन से लेके फिरोज शाह तुगलक के शुरू के 6-7 सालों का क्या किया है, वर्णन किया है। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था, चचेरा भाई था। और जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी एक कविता, अपनी एक बुक में लिखा है, क्या लिखा है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद राजा को प्रजा से और प्रजा को किससे, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या हो गई, मुक्ति मिल गई है। लाइन किसने लिखी है, जियाउद्दीन बर्नी ने। लैनपूल, लैनपूल को हम पढ़ेंगे बेटा हुमायूं के समय में। हुमायूं यदि आप पढ़ चुके हैं तो हुमायूं की मृत्यु आपको पता है कैसे हुई थी। हुमायूं की मृत्यु हुई थी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर। और उसी के लिए हुमायूं का जो जीवन रहा था वो कैसा रहा था, ऊपर नीचे रहा था। दिल्ली सल्तनत से उसे क्या हुआ था, 1540 में बिलग्राम के युद्ध से भागना पड़ गया था। उसके बाद 1556 में सरहिंद के युद्ध से क्या होता है, उसकी वापसी होती है। तो उसी में लैनपूल लिखते हैं कि यह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और इसकी मृत्यु भी कैसे हुई थी, लड़खड़ाते हुए हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थानेश्वर में स्थित निम्न में से किस मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर महमूद गजनबी ने गजनी भेज दिया। तो ये जो थानेश्वर है बेटा, सबसे पहले ये देखें कहाँ पर है। थानेश्वर जो है वो वर्तमान में हरियाणा में है, ठीक है। अब थानेश्वर हमने देखा कि महमूद गजनबी ने टोटल भारत पर कितने आक्रमण किए थे, 17 आक्रमण किए थे। 17 आक्रमण में से उसका जो थानेश्वर का आक्रमण था वो कौन सा आक्रमण था, 9वां आक्रमण था। और यह हुआ था कब, 1014 ईस्वी में। कब हुआ था, 1014 ईस्वी में। और इसमें से उसने चक्र स्वामी की, चक्र स्वामी जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति है, इस मूर्ति को तोड़कर कहाँ भेज दिया गया था, गजनी भेज दिया गया था। इसका सही आंसर क्या है, चक्र स्वामी। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर जो सबसे पहले आक्रमण हुआ था, हम देखते हैं किसका आक्रमण हुआ था, अरबों का आक्रमण हुआ था। 712 ईस्वी में भारत में अरबों ने क्या किया था, आक्रमण किया था। और उस समय आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या था, एक अरब
मतलब अरब नागरिक था, अरब देश का नागरिक था। तो 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम अरब पर आया तो उस समय अरब पर शासन किसका था बेटा? दाहिर का शासन था। और 20 जून 712 को, कौन सा जून? 20 जून 712 को रावण का युद्ध, या कहीं कहीं आपको रावण का युद्ध भी दिखेगा, है ना, ठीक है। रावण का युद्ध या रावण के युद्ध में दाहिर को क्या करता है? मोहम्मद बिन कासिम हरा देता है। और उसके बाद जो दाहिर का बेटा था, दाहिर के बेटे का नाम क्या था? जय सिंह। जय सिंह जो ब्राह्मणावाद का, कहाँ पर एक जगह थी जिसका नाम क्या था? ब्राह्मणावाद। ब्राह्मणावाद का शासक था, उसको हराता है क्या? जय सिंह को हराता है। अब अरब जो भारत पर आए, पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा कि अरब जो भारत पर आए उस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उसका जो मेन प्रभाव ये पड़ा कि भारत में इस्लाम धर्म का क्या हुआ? अरब आक्रमण से उदय हुआ। और यह सब जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यह सब जानकारी हमें मिलती है एक बुक है जिसका नाम क्या है बेटा? चचनामा। लेकिन यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न एक क्रिएट ये हो रहा है कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चचनामा का जो राइटर है, चचनामा का जो लेखक है वह क्या है? वह अननोन है, वह अज्ञात है। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि काजी इस्माइल नाम के व्यक्ति ने क्या किया था? चचनामा लिखा था। काजी इस्माइल नाम के व्यक्ति ने क्या किया था? चचनामा लिखा था। और चचनामा के लेखक कौन है? काजी इस्माइल है, जिससे हमें अरबों की जानकारी मिलती है। अरब जब भारत में आए थे तो उन्होंने खजूर की खेती, ऊँट पालन जैसी चीज़ें करी, है ना, हिंदी, ठीक है, हिंदासा जो हम संख्या को बोलते हैं, अरबों ने इसके लिए क्या प्रयोग किया? हिंदासा किया। दिनार, ठीक है, जो मुद्रा है वो चलाई किसने? इन्होंने चलाई। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या था? एक अरब था। वो मध्यकालीन भारत में सबसे पहले यदि आक्रमण हुआ था वो किसका हुआ था? अरबों का हुआ था। तो ये ब्रीफ में हमने इसको क्लासरूम में देख लिया है। अगला देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? देखिए सबसे पहले से उन्होंने क्या किया? सिंध पर विजय करी। तो इसका सही आंसर है 712 ईस्वी। 712 ईस्वी में प्रीवियस हमने देखा कि सिंध पर किसका शासक था? दाहिर का शासन था। और रावण के युद्ध में दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध होता है जिसमें वो सिंध पर शासन करता है। और सिंध पर जब वो शासन करता है तो वो मंसूरा जो जगह है उसको अपनी क्या बनाता है बेटा? उसको अपनी राजधानी बनाता है, मंसूरा को राजधानी बनाता है। और ज़्यादा शासन इनका नहीं रहा अरबों का। अरबों ने 712 से लगभग मान के चलो 871 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। ये आगे बढ़ने की कोशिश में थे, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन कई चालुक्य वंश के राजा जो थे, जिनका नाम क्या था? पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय ने इनको रोका, ठीक है। उसके बाद नागभट्ट, ठीक है, नागभट्ट जो एक राजा थे, नागभट्ट राजा ने इनको, जो चालुक्य वंश के राजा थे वो प्रतिहार वंश के राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, और चालुक्यों के जो राजा थे वो क्या थे? नागभट्ट। उन्होंने इसको रोका। तो ये अरब क्या है, ज़्यादा नहीं, अपना विस्तार जो है वो ज़्यादा नहीं कर पाए। तो 712 ईस्वी में उसने सबसे पहले क्या किया था? सिंध पर विजय प्राप्त करी थी। 713 ईस्वी में उसने जीता था किसको? मुल्तान को, जो अभी कहाँ है बेटा? वर्तमान में पाकिस्तान में। और मुल्तान को जीतने के बाद इसने मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड बोला था। क्या बोला था? सिटी ऑफ गोल्ड, मतलब स्वर्ण नगरी बोला था इसको, सिटी ऑफ गोल्ड बोला था। स्वर्ण नगरी किसको बोला था? मुल्तान को। तो मुल्तान विजय क्या थी उनकी? 713 ईस्वी में। यह अरबों की अंतिम विजय थी। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है कि अरबों की अंतिम विजय क्या थी? अरबों की अंतिम विजय थी मुल्तान, क्योंकि वो उस मुल्तान के आगे फिर बढ़ नहीं पाए। उस समय के जो राजा थे उन्होंने मुल्तान के आगे उसको, उन लोगों को बढ़ने नहीं दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? मतलब बात हो रही है दरबारी इतिहासकार की। हर राजाओं के पास अपने विद्वान होते थे, इतिहासकार होते थे। जैसे हम अकबर के बारे में जब देखेंगे तो बीरबल आएगा, ठीक है, तानसेन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें बात हो रही है कि महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आएगा उतबी। उतबी जो था वो महमूद गजनबी का क्या था? इतिहासकार था। इसमें एक नाम और आएगा फिरदौसी। यह भी महमूद गजनबी के समय था, लेकिन यह इतिहासकार नहीं था, यह क्या था? एक विद्वान था। तो उतबी जो था वो क्या था? इतिहासकार था। और उतबी की दो रचनाएं बहुत फेमस है। एक है क्या? किताब उल यामिनी, उसकी एक रचना पूछ लिया जा सकता है कि किताब उल यामिनी के लेखक कौन थे। और एक कहा तारिक उल यामिनी। ये दो बुक जो लिखी थी, ये किसने लिखी थी? जिसमें महमूद गजनबी के बारे में बताया गया था। ये दो बुक के लेखक कौन थे? ये दो बुक के लेखक थे उतबी। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? फिरदौसी के बारे में। फिरदौसी क्या था? देखिए फिरदौसी का जो नाम है, फिरदौसी को पूर्व का रोमर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का रोमर भी। कई बार क्वेश्चन आया है। फिरदौसी की एक महत्वपूर्ण रचना थी जिसका नाम क्या है? शाहनामा। और यह ईरान का महाभारत भी कहते हैं। ये बहुत पवित्र ग्रंथ इसको बोल सकते हैं, बहुत पवित्र रचना भी बोल सकते हैं, शाहनामा।
शाहनामा की रचना करी थी किसने? फिरदौसी ने। इसको करने में उसे टोटल कितने 35 वर्ष लग गए थे। कितना टाइम लग गया था? 35 वर्ष लग गया था। इसके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि महमूद गजनवी ने फिरदौसी के साथ क्या किया था? महमूद गजनवी ने फिरदौसी के साथ चीटिंग किया था। चीटिंग ऐसा किया था कि उसने कहा था फिरदौसी को कि आप हमारे लिए क्या लिखें? शाहनामा की रचना करें, और शाहनामा की रचना करें तो आपको प्रत्येक दोहे के लिए क्या दिया जाएगा? 1 दीनार दिया जाएगा। दीनार क्या बेटा? एक मुद्रा है, लेकिन उसको दिया क्या गया? दिरहम दिया गया, जो उससे क्या थी? छोटी मुद्रा थी। दीनार क्या है? वैल्यू ज़्यादा है, दिरहम की वैल्यू क्या है? कम है। तो इससे क्या हुआ कि जो फिरदौसी थे वो नाराज़ हो गए, उन्होंने दिरहम नहीं लिया। दिरहम नहीं लिया, वो वापस कहाँ चले गए? वापस चले गए जब महमूद गजनबी की पूरे राज्य में क्या हो गई? पूरी मतलब थू थू होने लगी, या पूरे राज्य में उनका क्या होने लग गया? तिरस्कार होने लग गया, बातें होने लगी। तो उन्होंने अपने लोगों को दीनार दे के फिरदौसी को देने के लिए भेजा। लेकिन जब वो फिरदौसी के पास पहुँचे तो फिरदौसी की उस समय क्या था? जनाजा निकल रहा था। फिरदौसी उस समय तक क्या हो गया था? मर चुका था। तो फिरदौसी 35 वर्ष लगाए थे किसकी? शाहनामा की रचना करने में। इसके बारे में एक चीज़ और हम ध्यान रखें, यदि शाहनामा का हिंदी में ट्रांसलेट जो किया था वो किया था बेटा रजनीकांत शर्मा ने। किसने किया था? शाहनामा का हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले व्यक्ति कौन थे? जिनका नाम था रजनीकांत शर्मा। इस चीज़ को भी आप दिमाग के किसी एक कोने में रख सकते हैं। इसके बाद बात कर रहे हैं किसकी? हज़म निज़ामी। हज़म निज़ामी भी क्या थे? एक तरीके के निबंधकार थे ये भी, लेकिन ये महमूद गजनबी के समय में नहीं थे। निबंधकार थे, हास्यकार थे। इन्होंने भी क्या करी? कई रचनाएं करी। ठीक, उसके बाद सबसे मेन नाम आ रहा है किसका? चंदरबरदाई। चंदरबरदाई हम पढ़ेंगे जब मोहम्मद गौरी आया था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच क्या हुआ था बेटा? युद्ध हुए थे। 3 युद्ध, 2 युद्ध हुए थे। 1191 में हुआ था जिसका नाम क्या था? तराइन का युद्ध। दूसरा युद्ध हुआ था कब? 1192 में, जिसका नाम क्या था? तराइन का दूसरा युद्ध। अब इस समय मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान के साथ उनका सबसे मुख्य मित्र था जिसका नाम क्या था? चंदरबरदाई। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि चंदरबरदाई का जन्म और पृथ्वीराज चौहान का जन्म, दोनों का जन्म एक साथ ही हुआ था और मृत्यु भी क्या हुई थी? एक साथ हुई थी। और इन्होंने एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा है जिसका नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। इतिहासकार इसको हिंदी भाषा का पहला क्या बोलते हैं? पृथ्वीराज रासो। इसको बोलते हैं हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य। ये जो किसने लिखा था? चंदरबरदाई ने लिखा था। इनके बारे में कहानी है कि जब मोहम्मद गौरी, ठीक है, जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के ले गया था, ठीक है, तो उसको सभा में पेश किया, उनको सभा में पेश किया पृथ्वीराज चौहान को। और उस समय हिंट करने के लिए चंद्रबरदाई भी उनके साथ थे। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी पे क्या करना था? हमला करना था। और हमला करने के लिए उन्होंने एक कविता बोली, जो कविता आज भी फेमस है। चार बांस अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। ठीक है, तो इस तरीके की कविता जो थी पृथ्वीराज चौहान ने क्या करी थी? ये पृथ्वीराज चौहान के लिए 4 बांस अंगुल अष्ट, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, 4 बांस अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। तो ये हुआ क्या हमारा? पृथ्वीराज रासो की चंद्रबरदाई हो गई। ठीक है, इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोमनाथ में सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? सोमनाथ मंदिर को जो नष्ट किया, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं मोहम्मद गजनबी के जो महत्वपूर्ण आक्रमण थे, तो महमूद गजनबी का जो महत्वपूर्ण आक्रमण था वो 1001 ईस्वी में हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? जयपाल के खिलाफ। और जयपाल ने हारने के बाद में क्या कर लिया था बेटा? आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद उसका एक मेन था 1015 ईस्वी में, जो लोहार वंश की शासिका थी, ठीक है, उसके खिलाफ उसका एक महत्वपूर्ण था। उसके बाद 1014 में हमने देखा उसने किस पर हमला किया था? थानेश्वर में, और वहाँ से चक्रस्वामी की मूर्ति क्या करके ले गया था। उसके बाद 1025 में उसने हमला किया था किस पे? सोमनाथ पे। और उसके बाद 1027 उसका आखिरी क्या था? जो जाटों के विरुद्ध था। और 1030 में महमूद गजनबी की क्या हो जाती है? 1030 में महमूद गजनबी की मृत्यु हो जाएगी। अब क्वेश्चन यह है कि सोमनाथ में सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे क्या मुख्य कारण था? इसका मुख्य कारण यह था, वह इस्लाम के महानायक के रूप में क्या करना चाहता था? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। वह अपने खलीफा को कहकर आया था क्या? कि मैं जितने भी काफिर हैं उन सभी काफिरों को क्या करूंगा? नष्ट कर दूंगा। तो उसका मेन उद्देश्य क्या था? इस्लाम के महानायक के रूप में श्रेय लेने का। इसके बाद अगली बात करूं, भारत पर महमूद गजनबी ने 17 आक्रमण किए।
उसने गुजरात के प्रसिद्ध मंदिर को कब लूटा? अभी हमने देखा गुजरात के प्रसिद्ध मंदिर को उसने लूटा था कब? 1025, 1026 में। 1014 में उसने किसको लूटा था? थानेश्वर के मंदिर को लूटा था। 1027 उसका आखिरी आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। और 1030 में क्या हो गई थी? उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा महमूद गजनबी के आक्रमण का कारण नहीं था? मतलब महमूद गजनबी ने जो आक्रमण किए उसका मेन कारण क्या नहीं था? तो यदि मैं बात करूं वह वहां धन एकत्रित करने आया था, तो इसका सही आंसर देखते। देखिए इसका सही आंसर जो है वह है उसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित कर ईरानी संस्कृति का प्रचार करना था। यह उसका मूल उद्देश्य नहीं था। यहाँ से धन ले जाना उसका मूल उद्देश्य था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना उसका मूल उद्देश्य था, और वह यहाँ मंदिरों को लूटने आया था। ईरानी संस्कृति का प्रचार करना उसका क्या था? मूल उद्देश्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 986 ईस्वी में गजनी के किस शासक ने भारतीय नरेश जयपाल के विरुद्ध सेना भेजकर भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पर अधिकार कर लिया? तो पश्चिमोत्तर प्रांत पर 986 में गजनी के किस शासक ने भारतीय नरेश जयपाल के विरुद्ध? तो इसका आएगा क्या? अबू बकर। इसका सही आंसर क्या आएगा? अबू बकर आएगा। इसके बाद ये महमूद तो क्या हो गया भाई? महमूद गजनबी हो गया। अल्पतगीन का नाम आ रहा है। अल्पतगीन जो था वो पढ़ेंगे हम गजनबी वंश। ठीक है, गजनबी वंश, या जिसको हम शॉर्ट में एक वंश और बोलते हैं जिसका नाम क्या है? यामिनी वंश। तो गजनबी वंश या यामिनी वंश का जो था वो क्या था? उन्होंने स्थापना करी थी, जिसको अल्पतगीन और सुबुक्तगीन जो था वो अल्पतगीन का क्या था? दामाद था। अल्पतगीन का दामाद था। और उसके बाद फिर एंट्री होती है किसकी? महमूद गजनबी की एंट्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनबी किस वंश का था? पहले हम देख चुके हैं महमूद गजनबी किस वंश का था? गजनी वंश का, गजनवी वंश का था। ठीक है, लेकिन दो वंश और आ रहे हैं, शमसी वंश और कुतुबी वंश। अब ये किसके थे? महमूद गजनवी तो गजनी वंश का था। शमसी वंश की बात करें तो यह था इल्तुतमिश का। किसका था बेटा? इल्तुतमिश ने बनाया था ये। और कुतुबी वंश किसका था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक का। किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसकी मृत्यु क्या हो गई थी? 1210 में चौगान खेलते समय हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत, जब देखेंगे आगे एमसीक्यूज में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला राजा था या सुल्तान था जिसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। वो हमेशा क्या रहा? गुलाम रहा। और वो गुलाम किसका था? मोहम्मद गौरी का। वो किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, ये हुआ। इन्होंने क्या किया? देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन गुलाम वंश की स्थापना करने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन दिल्ली सल्तनत की वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? लाहौर को। और लाहौर से राजधानी दिल्ली लेकर कौन आया था? इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा आपने? रजिया सुल्तान इसी इल्तुतमिश की क्या थी? बेटी थी, जिसको हम बारे में आगे और क्वेश्चंस में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बगदाद के निम्न में से किस खलीफा ने महमूद गजनबी को यामीन उल मिल्ला? यामीन उल मिल्ला का मतलब होता है क्या? मुसलमानों का संरक्षण कहा था। तो ये किसने कहा था? सबसे पहले हम इसमें देखते हैं खलीफा क्या होता है। खलीफा वर्ड क्या होता है? खलीफा वर्ड के बारे में यदि मैं बात करूं तो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, किसके? हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनका जो उत्तराधिकारी होता था, ठीक है, वह क्या कहलाता था? खलीफा कहलाता था। पहले खलीफा हजरत अबू वर्क हुए थे। ठीक है, फिर सबसे लास्ट के जो खलीफा थे वो अब्दुल मजीद द्वितीय थे। ठीक है, 1024 में तुर्की के जो राजा थे कमाल पाशा, उन्होंने ये खलीफा वर्ड को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। पहले खलीफा कौन थे? हजरत अबू वर्क, और दूसरे थे अब्दुल मजीद द्वितीय। और इसी को लेकर जब ये आंदोलन चल रहा था, जब हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो गांधी जी ने एक खिलाफत आंदोलन की घोषणा कर दी थी। कब खिलाफत आंदोलन शुरू किया था आधुनिक भारत में? 1930 में। तो ये होते खलीफा, मतलब हजरत मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी क्या कहलाता था? खलीफा। लेकिन 1024 में तुर्की के राजा, क्योंकि भारतीय मुसलमान तुर्की के राज खलीफा को क्या मानते थे? अपना हजरत मोहम्मद साहब की जगह मानते थे। तो 1924 में खलीफा वर्ड को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या है? अब्दुल कादिर बिल्ला। बगदाद के निम्न में से किस खलीफा ने महमूद गजनबी को यामीन और मिल्ला, मतलब मुसलमानों का संरक्षण, मतलब अब्दुल कादिर बिल्ला भी क्या थे? एक खलीफा हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनबी को परास्त करने के लिए राजपूत शासकों द्वारा बनाए गए विद्रोह संघ का, भाई महमूद गजनबी को क्या करना था? आपका परास्त करना था। महमूद गजनबी को क्या करना था? हटाना था। तो ये किया था किसने? चंदेलगढ़ ने। चंदेलगढ़ ने जो किया था वो राजपूत शासक था, जिसने क्या है उस विद्रोही नेतृत्व का क्या किया था? एक नेतृत्व का लीडर किया था, मतलब संघ, उस जो संघ बना था उस संघ का क्या किया था? उसने लीडरशिप की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़ने के लिए निम्न में से किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया? मतलब पृथ्वीराज से जो तराइन का युद्ध 1191 का 1192 का हुआ था, तो वह किसने किया? तो वह किया था किसने? जयचंद ने। और जयचंद के लिए भी मोहम्मद गौरी ने 1194 में, ध्यान रखना बेटा, चंदावर का युद्ध लड़ा था और इस जयचंद को क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था 1194 में बैटल ऑफ चंदावर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस तुर्क आक्रमणकारी को बुतकिशन कहा गया? बुतकिशन, बुतकिशन मतलब क्या होता है बेटा? बुतकिशन मतलब होता है मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक जो मूर्ति तोड़ने पर विश्वास रखता हो, जो मूर्ति पूजा का क्या करता है? विरोध करता है, जो मूर्तियों को नहीं देख सकता। तो बुतकिशन क्या, किसने तोड़ी थी मूर्तियां? मूर्तियां तोड़ी थी महमूद गजनवी ने। इसलिए तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी को क्या बोला जाता है? बुतकिशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? वही हमने बात करी प्रसिद्ध इतिहासकार की, जो कौन आया था? अल बरूनी। अल बरूनी 1017 से 1020 तक वर्तमान श्रीलंका के दौरे पे था। वहाँ से महमूद गजनवी उसे क्या करे? साथ ले आया था। फरिश्ता भी एक तरीके के क्या थे? निबंधकार थे। इब्न बतूता, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था बेटा? मोरक्को का निवासी था। और इसकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है रहला, जिसके बारे में क्या है, एग्जाम में कई बार आता है। और इब्न बतूता किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, 80 अध्यायों में विभाजित अरबी में लिखित अल बरूनी की पुस्तक का नाम क्या हुई? वही अल बरूनी जिसको मोहम्मद गजनवी क्या हुआ था? लेकर आया था। उसका नाम था किताबुल हिंद। इसका सही आंसर क्या है? किताबुल हिंद। 80 अध्यायों में विभाजित अरबी में लिखित अल बरूनी की पुस्तक का नाम क्या था? किताबुल हिंद। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में जयचंद को पराजित किया? देख चुके हैं हम पहले। वो जयचंद को पराजित, यही जयचंद ने क्या किया था? मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के मतलब खिलाफ आक्रमण करने के लिए क्या किया था? आमंत्रित किया था। तो ये युद्ध कौन सा था? चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर, जो 1194 में हुआ था। ये युद्ध के सन हमें याद होना जरूरी है। तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192, कन्नौज का युद्ध 1194 और बैटल ऑफ चंदावर जिसमें जयचंद को पराजित किया था 1194 में। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज तृतीय का 14 वर्ष की अवस्था में राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? देखिए, ये जो पृथ्वीराज तृतीय हैं, ये दिल्ली पर बैठने वाले अंतिम हिंदू सम्राट हैं। ठीक है, ध्यान रखना, दिल्ली पर बैठने वाले अंतिम हिंदू सम्राट कौन हुए करते थे? पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज, उन्हें तृतीय कहा जाता था। तो इनका राज्याभिषेक जो हुआ था वो कहाँ हुआ था बेटा? अजमेर में हुआ था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट है हमारा आज का। तुर्की आक्रमण के सामने भारतीय राज्यों की हार के क्या कारण थे? जो तुर्कों ने आक्रमण किया तो भारतीय लोग क्यों हार गए? उसका मेन कारण क्या था? उसका मेन कारण था कि भारतीय राजाओं में विदेशी आक्रमणकारियों के प्रति एकता की कमी। मतलब भारतीय राजाओं में विदेशी आक्रमणकारियों के लिए क्या था? एकता की कमी थी। तो इस तरीके से तुर्की आक्रमण हुआ था। तो इस तरीके के अगले वीडियो आपको रोज़ डेली एक पर्टिकुलर टाइम पर अवेलेबल हो जाएंगे। टाइम एक्चुअल में भी डिसाइड नहीं हुआ है कि किस समय आपको ये वीडियो अवेलेबल होगा। तो इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। इसी तरीके की एक सीरीज़ हमारी संविधान की क्लास की भी चल रही है और संविधान के MCQs भी हम सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी। तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।